हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? यस मैम। चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। ये हमारा मॉड्यूल ए का यूनिट 6 है। ठीक है, यूनिट 5 हम लोगों ने जस्ट अभी कंप्लीट किया। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर हमने उसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। तो उसके बाद फिर आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो आपका अपना जो एक लर्निंग अप्रोच है उसमें भी ये आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन यूनिट 6 मॉड्यूल, इसके अंदर मॉड्यूल मेंशन नहीं है, मॉड्यूल ए में है ये। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग नॉर्मल दूसरे यूनिट्स कर रहे थे तो उसमें ये टॉपिक आया था, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था ये क्या होता है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एसेट परचेज की। ठीक है, ये आपने एसेट परचेज की है 10 लाख रुपीज की। तो क्या होता है, जब आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, बाय वेयर एंड टेयर, जब आप इसको यूज में लेकर आते हैं, पुट टू यूज करते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी ये जो 10 लाख वैल्यू, ये वैल्यू क्या करती है, डेप्रीशिएट करती है। ठीक है, डेप्रीशिएट करती है, आप समझ लीजिए फॉल करती है, इसकी जो वैल्यू होती है। तो ये जो फॉल ऑफ वैल्यू होता है, इसको हम क्या मानकर चलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक लॉस है, लॉस ऑफ एसेट। ठीक है, ये जो आज हमने ये जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इस एसेट के ऊपर, तो ये एसेट क्या कर रही है, ये एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है, या फिर इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उससे क्या होगा, उससे हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो 10 लाख है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इसको यूज किया, इससे प्रोडक्शन किया, हमें इससे बेनिफिट है, वो एक अलग पार्ट है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू की बात करें, ये जो 10 लाख रुपीज वैल्यू, जो कि आफ्टर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के बाद ये जो मशीन है ये खराब हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, जीरो, या फिर स्क्रैप वैल्यू, जितने में उसको हम बेचते हैं, जैसे लोहे में या जिस चीज में भी वो जाएगा, मतलब एक तरह से स्क्रैप आप समझ लीजिए। तो वो जीरो या फिर स्क्रैप वैल्यू जो भी रह जाएगी, तो क्या होगा, हम ये मानकर चलते हैं कि इसका मतलब हमारी जो 10 लाख रुपीज है ये तो लॉस हो गया ना हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लॉस को जैसे जैसे ये हो रहा है, ग्रेजुअली ये होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ एसेट मानकर अपना इसको क्या कर लेते हैं, हम P&L के अंदर डेबिट कर लेते हैं, एज कि भाई हमारा क्या हुआ, इस एसेट की जो वैल्यू है फॉल कर रही है, तो इसको हम अपना लॉस मान के इसको P&L के अंदर डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, तो और इसको क्या मानते हैं, एक्सपेंस हम लोग मान लेते हैं। लेकिन ये एक्सपेंस कैसे नेचर का होता है, ये एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसके अंदर एक्चुअल में आप कोई कैश पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक ऐसा खर्चा है जो कि फॉल ऑफ वैल्यू की वजह से आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई एक क्लियर पिक्चर आ सके। और दूसरा और भी बहुत सारे रीजन है जो धीरे धीरे अभी मैं आपको बताऊंगी, जिस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं। बट अगर वैसे देखें तो जिससे कि एक क्लियर पिक्चर हम लोगों को बिजनेस में दिख सके, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तो करते हैं, बट एक्चुअल में ये इसके लिए हम लोग कोई कैश पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, मैम जी सर बोलिए। जब इसका वैल्यू जीरो हो जाती है तब इसको P&L में अकाउंट में डालते हैं। नहीं सर, P&L में डेप्रिसिएशन को सपोज मेरा ये 10 लाख का इसकी कॉस्ट थी और 10 ईयर इसकी सपोज लाइफ है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि मेरा 1 ईयर का मतलब 1 लाख पर ईयर मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, हर साल 1 लाख रुपीज को P&L के अंदर अपना खर्चा मान के डेबिट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, हर एक साल डालना पड़ता है जी ना? हर एक साल करना पड़ेगा। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो यही वाला करेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वहां पर भी आप लोग समझेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैडम ये नॉन कैश एक्सपेंस चीज का बात क्या है क्या मैडम? नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ये इसके बारे में बताना है। हाँ जी, देखिए इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं कि देखिए मैंने आपको कहा कि ये मेरा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे और एक्सपेंस क्या होते हैं, लाइक रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, बहुत सारे मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। तो लेकिन इन एक्सपेंसेस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कैश या फिर बैंक के थ्रू मैं पेमेंट करती हूँ। ठीक है, कैश या चेक किसी भी मोड से मैं पेमेंट करती हूँ, तब मैं अपने इन खर्चों को क्या कर पाती हूँ, मीटअप कर पाती हूँ। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए एक्चुअल में आपको कुछ पे नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा इसलिए ठीक हम है लोग मैम, इसको ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, चलो
तो अब हम लोग देखते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए, डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। सबसे पहले तो कहां पर लगता है, ये फिक्स एसेट पे लगता है। तो फिक्स एसेट का वो पार्ट, कौन सा पार्ट, जो कि आपका क्या हो रहा है, जो कि अब रिकवरेबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट ऑफ यूज बाय हिम। तो जो ओनर है, अब यहाँ पर ओनर से हम कंपनी समझ सकते हैं कि सपोज जब कंपनी ने इस फिक्स एसेट को यूज में ला दिया, तो उसको यूज में लाने के बाद उसका वो पार्ट जो कि अब कंपनी रिकवर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आज आपकी जो मशीन है वो 10 लाख रुपीज की थी, एक साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 9 लाख रुपीज रह गई, तो ये जो 1 लाख रुपीज का जो फॉल हुआ है, ये क्या हो गया, ये मेरा वो अमाउंट होगी या वो पार्ट हो गया उस फिक्स एसेट का जो कि मैं रिकवर अब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हुआ, जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो वेयर एंड टेयर से इसकी जो वैल्यू है उसमें फॉल होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रोविजंस अगेंस्ट दिस लॉस ऑफ कैपिटल इज एन इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस, ठीक है। और ये जो हमारा जो हम लोग इसके लिए ये डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं पीएनएल में, ये क्या होता है, ये हमारा इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस होता है। मतलब ये एक तरह से हमारा क्या है, रनिंग एक्सपेंस है, ठीक है। कौन सा एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंस, या फिर आप इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब समझते हैं ना कि जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करते समय जो भी हमारे खर्चे होते हैं, तो उन सबको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस है, और ये हमारा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये हम लोग ने देख लिया। फिर उसके बाद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये जो डिक्रीज आता है वैल्यू ऑफ एसेट में, ये क्यों आता है, ड्यू टू इट्स यूज, वेयर एंड टेयर और बाय अदर रीजंस। मतलब नॉर्मल यूज करने से भी आ सकता है या और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, या फिर कुछ कोई सडन कोई ब्रेक डाउन हो गया, या इस तरह से मतलब कुछ अगर होता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट नॉर्मल जो एक मेन रीजन जो होता है वो होता है वेयर एंड टेयर, कि हम उसको नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो उससे उसकी जो वैल्यू है वो फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर उसके लिए जो डिक्रीज इन दी वैल्यू, इट शुड बी ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस की ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है लेकिन कॉन्टिन्यूटी में होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो हम हर साल लगाएंगे, जो भी उसकी इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ हो। फिर उसके बाद देखिए कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन ये चैप्टर वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन से मतलब है फॉल, कि किन किन वजह से हमारी जो एसेट की वैल्यू फॉल कर सकती है। नंबर 1, वेयर एंड टेयर ड्यू टू एक्चुअल यूज। नेक्स्ट, एफ्लक्स ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है, सपोज आपने इस मशीन को ना यूज आपने नहीं किया, बट आपने ये परचेज की थी फॉर एग्जांपल 2014 में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन 2014 में परचेज की, आपने इसको यूज नहीं किया, ठीक है, अपने पास इसको आपने रखा, इसको आपने पुट टू यूज किया 2020 में। तो देखिए पहला जो रीजन है वो है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। बट सेकंड जो केस है वो है कि अगर आप उसको यूज नहीं भी कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आपने उसको परचेज करके रख लिया था और फिर आपने यूज इसको बाद में किया, तो ये जो गैप है इसमें भी इस पे क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। आप कार के केस में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो पुराने मॉडल की कार है, भले ही वो बिल्कुल नई है, बट स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप आज की डेट में आप कोई कार परचेज करके आप घर में ले आइए और कल ही आप उसको सोचिए कि मैं उसको रीसेल कर दूं, तो वो उतने पैसे में नहीं जाएगी जितने में आपने परचेज की थी, चाहे एक ही दिन क्यों ना हुआ हो, ठीक है। तो एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब कि जस्ट जी सर, डेप्रिसिएशन में ये तो नहीं हो सकता ना कि उस पर्टिकुलर आइटम का डेप्रिसिएशन 0 हो जाए, होता है? सर देखिए बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल अगर अप्रोच देखी जाए तो मतलब ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि 0 हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप उसको यूज करें तो थोड़ा बहुत तो फॉल, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उसमें आएगा ही फॉल उसकी वैल्यू में। तो 0 तो खैर नहीं हो सकता, बट हाँ हम मतलब 100% मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल आपकी जो बात है वो सही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर प्रैक्टिकल अप्रोच में। बट जब हम थियोरेटिकली इसको पढ़ते तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि फॉल हो ही रहा है और एक वैल्यू से हो रहा है और हर साल हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो। जी सर बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे मैं थ्योरेटिकली पूछ रहा था कि जैसे हर साल हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जी डेप्रिसिएशन। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वही उसका एंड ऑफ कमर्शियल लाइफ होगा।
और दूसरा ये था मैडम, इसके पहले आपने एक बार जी बताया था जी इसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा आपने हिंट दिया था। जी 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 जैसे बिल्कुल किसी चीज, किसी कोई भी आइटम है, उसका सपोज 1 लाख रुपया उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल आई, जी और उसको ईयर टू ईयर उसको हम एक साथ ना करके P&L जी से जी बिल्कुल ईयर टू ईयर हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, माइनस जी कर रहे हैं। जी जी रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट के लिए हम एक फंड अरेंज करने का भी एक वे होता है ये। हाँ, तो वो जी तो एक टाइम आएगा जब वो एकदम जीरो हो जाएगा, जी वो बिल्कुल डेप्रिशिएट। जी जी। अच्छा एक्चुअली सर मैं आपका ना क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि क्या किसी ईयर में ऐसा हो सकता है कि डेप्रिसिएशन जीरो हो जाए। यहाँ पर जैसे आपका पूछने का मतलब था कि वैल्यू जीरो हो जाएगी उसकी ना, तो फिर हम किस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा, आप ये पूछ रहे थे ना। यस मैडम, जी जैसे जी अभी बिल्कुल बिल्कुल सर सॉरी 1 मुझे लाख लगा है। कि आप पूछ रहे हैं कि किसी और किसी नॉर्मल सपोज इस साल 1 लाख लगा, फिर किसी साल जीरो हो गया, फिर 1 लाख, इस तरह से मैं मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद नहीं ये डाउट मैडम, था। जैसे जी 1 लाख बिल्कुल रुपया है, जी वो मैं तो आपकी बात समझ गई जैसे सर। पहले। हाँ जी जी ठीक है सर मैं समझ गई, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो कब होगा? जब हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी मशीन की एसेट की जो वैल्यू है, वो उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो एंड हो जाएगी, या फिर उसकी जो उसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हैं बुक वैल्यू। तो जिस दिन उसकी बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस दिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो जो मशीन है या जो भी वो एसेट है वो एंड हो जाएगी। ठीक है सर, बट जीरो डेप्रिसिएशन को आप P&L में चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है सर? यस ओके मैडम, यस मैडम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आया कि यूज किया तो उसकी वैल्यू फॉलो हो गई। सेकंड है एफ्लक्स ऑफ टाइम की भले ही यूज नहीं किया बट वो पुराना मॉडल हो गया या रखे आपने अपने पास रखा उसको ओपन भी नहीं किया, बट स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो फॉल कर सकती है। नेक्स्ट ऑब्सोलेंस, ये आपको पता ही, सपोज कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई तो भले ही आपने आज जैसे वो अभी एक रीसेंट तो नहीं, खैर काफी साल हो गए इस चीज को, BS4 वाला जो एकदम से आपने आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में हो गया था कि BS4 जो इंजन थे उनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि अब ये सेल नहीं होंगे कुछ ऐसे करके। तो उससे क्या हुआ, उससे वो जो व्हीकल्स जो मतलब ऑलरेडी BS4 वाले जो व्हीकल्स थे उनकी जो वैल्यू, वो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो शोरूम से उन लोगों ने सेल लगा दिया था 50%, और ये इस तरह से करके, शायद अगर आप लोग को पता होगा ये वाली चीज। अभी आई थिंक 4-5 ईयर्स तो शायद जी हो गए मैम, इस चीज को। 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था, ठीक है। तो वहां पर ये क्या हुआ था, तो ये आपका ऑब्सोलेंस का एक एग्जांपल होता है कि इस वजह से भी जो हमारी एसेट होती है उसकी जो वैल्यू वो एकदम से फॉल कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सीडेंट वही कि आपका सपोज मशीन अच्छी खासी चल रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसका ब्रेक डाउन हो गया और वो मतलब डैमेज हो गया, कुछ और उसके साथ हो गया। या अगर कार का एग्जांपल ले लीजिए, तो सपोज कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वो जो कार है वो बिल्कुल आपकी क्या हो गई, स्क्रैप हो गई बिल्कुल। फिर उसके बाद फॉल इन दी मार्केट प्राइस। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि जिस वजह से आपका जो मार्केट प्राइस जो है उस पर्टिकुलर एसेट का, कि कुछ नहीं हुआ, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुई, ना इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, उसके किसी और अदर रीजन की वजह से, मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से ही जो वो एसेट थी उसकी जो मार्केट वैल्यू वो कम हो गई। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है। लेकिन हम जो करते हैं, मतलब हम लोग जो डेप्रिसिएशन, जो अकाउंटिंग वाला जो डेप्रिसिएशन करते हैं वो इस पॉइंट का करते हैं। ठीक है, रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किसका करते हैं, जो नॉर्मल एक वेयर एंड टेयर में, एक जनरल उसमें अप्रोच में, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाला, इट शुड बी ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक्सीडेंट के केस में या और किसी केस में तो वो सडन होगा तो वो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब वैसे डेप्रिसिएशन होगा कि वैल्यू फॉल कर जाएगी, बट अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन नहीं होगा कि आपको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल रीजन है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में फॉल हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो टॉपिक है इसकी पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, क्यों हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ये एक्चुअल में एक कैश एक्सपेंडिचर है भी नहीं, बट स्टिल हम इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और इसको पूरा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका रीजन है टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। अब मैं आपको ये कहूँ कि सपोज भाई मुझे 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज है, और मैंने डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया। इन दैट केस क्या होगा कि ठीक है, ये 2 लाख रुपए तो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये भी तो मेरा कोई ना कोई ये मेरा लॉस या एक्सपेंस है ना। तो अगर हम अपने लॉस या एक्सपेंस को चार्ज नहीं करेंगे P&L में या शो नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो प्रॉफिट है ये करेक्टेड प्रॉफिट हमारा
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपने रिप्लेसमेंट के लिए पैसों का अरेंजमेंट अभी से करना नहीं स्टार्ट किया तो फिर क्या होगा, एट द एंड जब सपोज ये 10 ईयर्स उसकी मशीन की जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, तो उस दिन आपके ऊपर फिर एकदम से बर्डन पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख रुपए की आपकी एसेट है। अब अगर आप इसको हमेशा 10 लाख ही दिखाते रहेंगे तो क्या आपकी जो बैलेंस शीट है वो एक आपकी बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा पाएगी? नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में इस 10 लाख की जो मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 साल बाद 8 लाख रुपीज रह जाएगी। लेकिन अगर आप उसको अपनी बैलेंस शीट में फिर भी 10 लाख पे ही दिखाओगे तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, सपोज 2 साल का डेप्रिसिएशन लगे ना तो 2 लाख इसमें से माइनस करके फिर 8 लाख हम लोग उसकी बुक वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है, एसेट की। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, टू मेक द प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोग इसको इसलिए भी बनाते हैं जिससे कि हमारा एक प्रोविजन का अरेंजमेंट हो जाए, जिससे कि हम जब भी ये जो मशीन है इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो एंड होगी तो तब हम उसको क्या कर पाए, उस पैसे से रिप्लेस कर पाए, ठीक है। इसमें एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी आता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, ठीक है। तो करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का प्रोविजन करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद वो कौन, जब हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे हमारे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट, और कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर क्या आएगा, जो उसका जो भी आपने उसका जो परचेज प्राइस है वो, प्लस जो भी उसके एक्सपेंसेस हुए ऑन इंस्टॉलेशन या उसको लाने में, या फिर और जो भी उसके उस पॉइंट पे जो भी एक्सपेंसेस है वो सब उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो वो वाली कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दूसरा हम लोग क्या किस फैक्टर को कंसीडर करते हैं कि उसकी रेजिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू अगर है, तो कुछ कुछ मशीन्स की 0 भी हो जाती है और कुछ कुछ की कोई वैल्यू भी होती है, तो अगर होगी तो ठीक है हम उसको कंसीडर करेंगे, बट अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। थर्ड जो फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कमर्शियल लाइफ। याद रखिएगा यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ नहीं कि भाई सपोज एक मशीन भले ही वो 15 इयर्स उसकी मतलब कैपेबिलिटी है कि 15 इयर्स तक वो चलेगी, बट हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए वो कितने सालों तक यूजफुल होगी। तो हम अगर सपोज वो 10 इयर्स तक हमें अच्छा मतलब प्रोडक्शन, एक नॉर्मल प्रोडक्शन करके देगी, जिस दिन से उसका प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, मशीन को रोक देंगे। तो वो हमारी ये कमर्शियल लाइफ ये वाली होती है, ना कि एक्चुअल उसकी लाइफ कितनी है, ठीक है। कमर्शियल लाइफ, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ये सब इसके नाम है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की तो हम 3 चीजों को कंसिडर करेंगे। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट, नंबर 2, उसका स्क्रैप कितना है, कि एट द एंड ऑफ जब भी उसका एंड होगा उस मशीन को हम रिप्लेस करेंगे या बेचेंगे, जो भी करेंगे तो उस समय उसकी वैल्यू क्या है। और थर्ड, उसका नंबर ऑफ इयर्स कितने उसकी कमर्शियल लाइफ के, उसके एक्चुअल लाइफ के नहीं, कमर्शियल लाइफ के, ठीक है, जितने में हम उससे प्रोडक्शन में यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपके आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ से अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, या आप कह लीजिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारे जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, बट हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोग ये 4 मेथड डिस्कस करेंगे। बट वैसे अगर आप देखें, आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो रिकग्नाइज्ड मेथड्स हैं या जो जनरली कंपनीज यूज करती हैं वो ये 4 हैं, ठीक है। नंबर 1, इसके देखिए बहुत सारे नाम है। इसको फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, और जनरली इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर SLM कहते हैं, ठीक है। तो हमारा एक मेथड क्या है, SLM। नंबर 2, इसके भी देखिए बहुत सारे नाम पता होने इसलिए जरूरी क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ लेते हैं। सेकेंड मेथड है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये जो पॉपुलर है ये आपका WDV मेथड के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। तो एक SLM मेथड हो गया, एक WDV मेथड हो गया। थर्ड आपका मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और फोर्थ आपका मेथड है सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। तो हम लोग जो इस चैप्टर में जो आपके कोर्स में है वो ये 4 मेथड्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1, SLM, ये आपका ये भी काफी यूज होता है और इंपॉर्टेंट मेथड। देखिए इंपॉर्टेंट मेथड जो है ना वो 2 ही है, आपका SLM और WDV। आप कहीं भी देखेंगे आपको यही 2 मेथड मिलेंगे, और इन चारों में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट यूज्ड मेथड क्या है तो उसका आंसर है WDV।
ये आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, ठीक है। अभी उसका रीजन भी आप लोगों को भी पता चलेगा क्यों है ऐसा। पहले हम लोग एसएलएम डिस्कस करते हैं। देखिए जो एसएलएम मेथड है वो क्या करता है, वो अज्यूम करता है दैट द एसेट विल लूज एन इक्वल अमाउंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर। मतलब वो ये अज्यूम करते हैं कि हर साल इक्वल अमाउंट का ही वैल्यू में फॉल होगा, जबकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एसएलएम मेथड ये मानकर चलता है कि हर साल इक्वल अमाउंट का आपका लॉस होगा या वैल्यू जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो किसके लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है, इट इज मोर रेलेवेंट जहां पर जो आपकी एसेट है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितने भी साल आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर दे रही, तो ऐसी जगहों पे हम एसएलएम मेथड को अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। जनरली जो प्लांट एंड मशीनरी होती है वहां पर ये मेथड अप्लाई होता है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट है उसके ऊपर ये वाला मेथड जनरली अप्लाई करते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट हम लोग मेथड्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एसेट का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ, तो हम उस पर एसएलएम मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, और हमेशा याद रखेंगे कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस प्लस जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो दोनों आएंगे, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने भी उसकी यूजफुल लाइफ। तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट? मैडम ये स्क्रैप वैल्यू कहाँ से आएगी? जी मैं बताती हूँ सर। ये जो स्क्रैप वैल्यू है सर, अगर न्यूमेरिकल सपोज आता है तो इसके अंदर गिवन होती है, जो भी अच्छा। न्यूमेरिकल अगर आएगा सर उसमें गिवन होगा, और अगर नहीं होती है तो फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर होगी तो माइनस करेंगे, नहीं होगी तो फिर इग्नोर करेंगे, ठीक है। ओके। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, ये सिंपल मेथड है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सिंपल क्यों है, जैसे कि सपोज अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 लाख, सपोज परचेज प्राइस मेरा 10 लाख था, एक्सपेंसेस मेरे उसके ऊपर 1 लाख के हुए, और स्क्रैप वैल्यू मेरी 1 लाख, और नंबर ऑफ इयर्स जो है वो मेरे 10 है। सपोज ये एक एग्जांपल मैंने अज्यूम किया है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, 10 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स 10, तो मेरा 1 लाख आ गया डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा, ये मैंने एक बार फॉर्मूला लगा दिया ना, अब पूरे क्वेश्चन में या पूरी उसकी जो भी लाइफ है इस एसेट की हमेशा 1 लाख ही लगते रहेगा। अब मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मेथड है इसको हम सिंपलेस्ट मेथड कहते हैं। एक बार फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई 1 लाख, बस अब कुछ नहीं सोचना डेप्रिसिएशन के बारे में, हमेशा क्या कर देना, हर साल P&L में डेबिट कर देना 1 लाख रुपीज को, इसलिए इसको अच्छा, सिंपलेस्ट मेथड कहते हैं। 10 मंथ का कहाँ से 10 मंथ कहाँ से लाए? ये सर 10, ये ये सर अभी मैंने अज्यूम किया है, मतलब ये जो फिगर्स है ये मैंने अज्यूम किया है, बट ये 10 का मतलब होता है सर नंबर ऑफ इयर्स की, ये जो मशीन है आपकी या ये जो भी एसेट है वो कितने साल आपको प्रोडक्शन करके देगी, या मतलब कितने साल आपके यूज में रहेगी। ये तो गिवन रहेगा ना मैम? जी सर बिल्कुल सारी चीजें गिवन रहेंगी सर, ठीक है। एक जो स्क्रैप वैल्यू ना उसका ऑप्शनल होता है, कभी वो देते हैं क्वेश्चन में कभी नहीं देते, बट ये कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ इयर्स जो वो हमेशा गिवन रहेगा सर, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इस मेथड को हम सिंपलेस्ट मेथड कहते हैं, और इसको इजी टू अंडरस्टैंड भी इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएशन नहीं होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में, हर साल एक बार आपने कैलकुलेशन कर लिया 1 लाख रुपीज का, हर साल वही रहेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है जैसे कि अगर सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लेके बताऊं, अब मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल कितना रहेगा, 1 लाख। तो हम 5 इयर्स का सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 1 लाख फिर 3 इयर्स का ही ले लेते हैं, चलिए फेस कम है तो ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज बताइए, जो मेरा रिपेयर होगा, अब जैसे अब मैंने ठीक है मशीन खरीद ली, जब 1 साल 2 साल जो भी, फिर उसके बाद जब उसको यूज करेंगे तो जो रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं वो आप मुझे बताइए कि वो जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी एसेट की, वो रिपेयर के एक्सपेंसेस जो वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे सर मैम। बिल्कुल इंक्रीज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ फर्स्ट ईयर में मेरा जो डेप्रिसिएशन वो 1 लाख है, और रिपेयर के एक्सपेंसेस मेरे सपोज 10,000 आए, क्योंकि नई नई मशीन है तो इतना कुछ कराना नहीं पड़ा, एक नॉर्मल सर्विस करानी पड़ी हमें उस मशीन की, तो वो 10,000 का एक्सपेंस हुआ। सेकेंड ईयर में फिर क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हो सकता है ये मतलब हो सकता है कि एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
थर्ड ईयर में रिपेयर के जो चार्जेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कम ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ये डिसएडवांटेज समझाने के लिए एग्जांपल लिया है कि देखिए क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि भाई जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हमारा इक्वल है हर साल, ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप देखें टोटल आप एक्सपेंस देखें अगर इस एसेट के ऊपर, इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, फर्स्ट ईयर में 1.1, सेकेंड ईयर में 1.2, थर्ड ईयर में 1.3, तो क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। कि इस वजह से क्या होता है, द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द एसेट गेट्स ओल्डर। ये चीज हमें पता है कि भाई जैसे जैसे जो मशीन है वो पुरानी होगी तो जो रिपेयर और रिन्यूअल के जो एक्सपेंसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको हायर अमाउंट चार्ज करनी पड़ेगी टू दी P&L ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स इन दी सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब इससे क्या होगा, आप देखिए आपका जो P&L है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। जबकि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये जो डेप्रिसिएशन है, अगर सपोज ये फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, रिपेयर कम है, सेकेंड ईयर में अगर डेप्रिसिएशन सपोज 90,000 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि WDV में होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें भी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सपोज ये अगर 90,000 हो जाए, ये 20 हो जाए तो 1.1 हो जाएगा। इधर फिर सपोज नेक्स्ट ईयर में और कम कर दो अगर डेप्रिसिएशन, तो ये तो भी ये 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये कि क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो थ्रू आउट द लाइफ इक्वल रहता है, और जो रिपेयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है तो वो बढ़ते जाते हैं, तो इससे क्या होता है, P&L के ऊपर बर्डन पड़ जाता है कि आपको हायर अमाउंट चार्ज करनी पड़ती है एक ही एसेट के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और ये जो है ये आप देखेंगे WDV में कि कैसे WDV ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए सेकंड मेथड में चलते हैं। सेकंड मेथड जो है हमारा उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और इसका जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो है WDV मेथड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें WDV में और SLM में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है। रेट मतलब जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट होती है। SLM के ऊपर अगर सपोज आपने एक बार 1 लाख रुपीज निकाल दिया तो हर साल 1 लाख ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या होता है, सपोज 10% है तो 10% रहेगा, बट वो किस वैल्यू का, वो रिड्यू अभी बताती हूँ किस वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और यहाँ पर अमाउंट कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला जो मेथड है वो किसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है, ये रेलेवेंट होता है ऐसी एसेट्स के लिए जो कि स्टार्टिंग में तो अच्छी परफॉर्मेंस देती है, फिर धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपके व्हीकल्स हो गए, आपके कंप्यूटर हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, तो इस तरह के जो मतलब इसमें और ये जो इसके एग्जाम्पल्स है ये भी कोई फिक्स नहीं है कि अगर इन इन वाले एग्जाम्पल्स का या इन एसेट्स का नेचर अगर ऐसा है कि इनिशियल पीरियड में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपका और बाद में कम देंगे, तो ऐसे को आप ऐसे केसेस में आप WDV मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखिए इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है इनटू परसेंटेज, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर की वैल्यू को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दिए हुए उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, ये टेबल देखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एसेट की जो वैल्यू थी वो थी, कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी थी 20,000, ठीक है। और जो लाइफ है मेरे एसेट की वो है सपोज 5 इयर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है इसका ना पहले हम रेट निकाल लेते हैं, 1 मिनट। देखिए अब रेट कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं दिया है तो रेट आप निकालेंगे वही वाला ऊपर वाला SLM वाला ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट कितना है 20,000, स्क्रैप कुछ है नहीं, और लाइफ कितनी है 5 इयर्स, तो कितना आ जाएगा 40,000 होगा ना इसका, जी सर 40,000 होगा ना इसका। हाँ 4,000 हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया बाय अप्लाइंग दी अर्लियर मेथड, जो हमने अभी SLM के अंदर पढ़ा था वो वाला मेथड अप्लाई करके मेरा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना आ गया 4,000। यहां तक किसी को डाउट है? फिर देखिए क्या हुआ, अब मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए मैं क्या करूंगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, वो आप नॉर्मल वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं,
डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, इसकी कॉस्ट से ही तो मैं कंपेयर करूंगी ना। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितना है 4000, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 20000, तो परसेंटेज कितना आ गया बताइए प्लीज। ट्वेंटी परसेंट 20%, 4000 डिवाइड बाय 20000, ये हमारा आ गया 20%। तो ये मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेना होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया 20%। अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मेरी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20000 थी, तो 20000 का 20% कितना हो गया 4000, ठीक है। उसके बाद अब मेरी इस ईयर में वैल्यू मेरी थी 20000, डेप्रिसिएशन मैंने लगाया 4000 का, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी बची 16000। अब जो नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 16000 के ऊपर लगेगा, ना कि 20000 के ऊपर, ठीक है। तो 16000 का हम निकालते हैं, 16000 का 20% कितना आएगा 3200। फिर क्या करेंगे 16000 में से 3200 माइनस करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। तो 12800 इंटू 20% 2560, फिर 12800 माइनस 2560 माइनस करके 10240, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है कि जो भी आपकी इनिशियल जो वैल्यू है एसएलएम में तो क्या होता है हमेशा डेप्रिसिएशन अगर आप वैसे भी रेट से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसके ऊपर ही रेट लगाएंगे, ठीक है, इसी के ऊपर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। बट डब्ल्यूडीवी में क्या होता है जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसके ऊपर आप नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार बताती हूँ, देखिए सपोज अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ, ये है मेरा एसएलएम और ये है मेरा डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अमाउंट ये फिगर सब यही रखते हैं, 20000 मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट थी और मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20%, तो 20000 का 20% हो गया 4000। तो एसएलएम में तो क्या होगा हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो 4000 ही रहेगा, ठीक है। मतलब हमेशा जो कैलकुलेशन होगी वो 20000 की 20% पे ही होगी। लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या होगी पहले साल तो सेम 4000, सेकेंड ईयर में हो जाएगा हमारा 3200 डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा 2560 डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2048 डेप्रिसिएशन। क्यों हो जाएगा क्योंकि हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है 20000 के 20% पे, वो मेरा आ गया 4000। नेक्स्ट ईयर का मैं निकालूंगी 20000 माइनस 4000 दैट इज 16000, इसका 20%, तो ये मेरा आ जाएगा 3200। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा 16000 में से 3200 माइनस करके दैट इज 12800 का 20%, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में। मैडम जी मैडम ये जो डब्ल्यूडीवी में इसमें तो डेप्रिसिएशन नील भी हो सकता है, सर वो तो एसएलएम में भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो 4000 कांस्टेंट ही चल रहा है ना वैसे। नहीं मतलब वो एक अलग चीज हो गई कि इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन, अच्छा यहाँ पर आकर की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा अगर 2020 लगाते रहेंगे तो वो हो सकता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो फिर वहां पर उसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी ना उस मशीन की, यस मैम। ठीक है। तो वो बिल्कुल ये चीज तो होगी जब हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यू 0 या फिर 20 30 40 समथिंग रह जाएगी, तो वो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझ लीजिए एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में, एसएलएम में कांस्टेंट रहेगा, एक बार जो कैलकुलेट कर लिया वही रहेगा। डब्ल्यूडीवी में क्या होगा बैलेंसिंग फिगर जो होगा फर्स्ट ईयर का जो कैलकुलेशन के बाद बैलेंसिंग फिगर आएगा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। बस ये आपका मेन जो डिफरेंस है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में वो ये है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस मेथड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, इस मेथड की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है ये रिकॉग्नाइज्ड मेथड है। कहां पर रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर। मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जाएं, आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाएं, या फिर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग जाएं, तो ये क्या कहते हैं, ये किस मेथड को सही मानते हैं, ये डब्ल्यूडीवी मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज द ओनली बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर सपोज अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 1 लाख रुपीज,
बाय अप्लाइंग, और इन्होंने जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज किया वो एसएलएम यूज किया। तो कोई भी कंपनी फ्री है, उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं कि उसको एसएलएम ही यूज करना है या उसको डब्ल्यूडीवी यूज करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी ने एसएलएम मेथड लगाया और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज आ गया सपोज, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस कंपनी का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो पहले तो इनका दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग डब्ल्यूडीवी मेथड, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ना कि इसके ऊपर। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोबारा बताऊं? यस। चलिए एक बार दोबारा बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एबीसी कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो एसएलएम मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का। वहां से फिर जब एसएलएम मेथड अप्लाई करके उनका जो नेट प्रॉफिट आया वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। लेकिन जब इस कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन होगा, ये तो प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, उन्होंने एसएलएम लगाया, प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेशन होगा ना तो वो इस वैल्यू पर नहीं होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, रिकैलकुलेशन होगी बाय यूजिंग WDV मेथड। फिर उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल 90,000 आ गया, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, सपोज 90,000 आ, ठीक है। तो उस केस में जो फिर जो टैक्स आपका लगेगा वो 1 लाख पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपका 90,000 के ऊपर होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एसएलएम मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो कहते हैं हम सिर्फ एक मेथड को मानते हैं जिसका नाम है डब्ल्यूडीवी। इसीलिए आप देखेंगे जो भी अच्छी कंपनीज है, जो भी रेप्यूटेड कंपनीज है, या जिनका मतलब अच्छा खासा टैक्स कैलकुलेशन बैठता है, या फिर जो बहुत पॉपुलर कंपनीज है, तो वो लोग हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि आपको डब्ल्यूडीवी करना है, बट वो सोचते हैं कि फिर इससे क्या होगा, इससे हमें एक करेक्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो इनकम टैक्स वाले कैलकुलेट करेंगे, अब पता नहीं उसमें क्या डिफरेंस आ जाए तो हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं या जो रेप्यूटेड जो भी पॉपुलर कंपनीज है वो सब डब्ल्यूडीवी मेथड को ही यूज करती हैं, ठीक है। एसएलएम के कंपेयर में डब्ल्यूडीवी जो मेथड है ये जी ज्यादा प्रॉफिट देता है ना। सर मतलब ऐसे हम कह नहीं सकते मतलब इस चीज के बारे में, तो वो कुछ भी हो सकता है उसमें ना, क्योंकि डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करेंगी। तो वो जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसका अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। बट अभी आप लोग ये मानकर चलिए जो इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डब्ल्यूडीवी मेथड को रिकॉग्नाइज मेथड मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एसएलएम मेथड जो है ज्यादा प्रॉफिट, मतलब इसके कंपेयर में एसएलएम है जो इससे ज्यादा जी प्रॉफिट मिलता है ना, कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। हाँ, इसलिए सर क्योंकि उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगता, तो जो वैल्यू है वो कम होते जाती है, ठीक है सर। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो कम होती जाती है, वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो रिपेयर्स के जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में एक तरह का बैलेंस बन जाता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन कम होते चले जाएगा, रिपेयर्स के जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहता है जो कि एसएलएम में नहीं बनता है। तो इसीलिए ये जो मेथड है वो ज्यादा आप कह लीजिए ज्यादा यूज में है, ठीक है, मैम क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट पिक्चर देता है। जी सर। ये जो एसएलएम मेथड है वो जी इनकम टैक्स के वक्त एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो यूज ही क्यों करना है? सर वो मतलब क्योंकि आप समझ लीजिए वो सोचते हैं कि भाई ठीक है इजी है उसका कैलकुलेशन, और या जो भी उनके अपने आप कह लीजिए कि जो भी उनके अपने कंसिडरेशंस होंगे जिसकी वजह से वो करते होंगे, तो वो टोटली वो पूरा सब्जेक्टिव वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको उनको अगर उसको लगता है कि इजी टू कैलकुलेट है, और या फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो एसेट है वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है, तो इन सब चीजों को कंसीडर करके वो लगा सकते। और या फिर वो उनका जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो इतना ज्यादा नहीं बैठता है, तो वो कहते हैं कि कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन केसेस में जो कंपनीज होती है, जो ऐसी कंपनीज होती है, वो एसएलएम को यूज कर लेती हैं। बट जो भी जिनका भी टैक्स अच्छा खासा बैठता है या जो भी वो होती है, तो वो ज्यादातर डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करते हैं। जी ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई फर्स्ट नंबर। सेकंड जो पॉइंट है वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट आर इक्वल इन ऑल ईयर्स। तो अब इस बात को ना इक्वल इन ऑल ईयर्स हम मतलब एक
अप्रोक्सीमेशन में कहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि इधर 10,000 कम हुए तो और इधर रिपेयर्स में 10,000 बढ़ गए, ऐसा अप्रोक्सीमेशन में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि एसएलएम में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए पहले साल आपका डेप्रिसिएशन कितना रहा 4,000, सेकेंड ईयर 32, नेक्स्ट ईयर क्या था 1260 शायद, कुछ और था, कितना था 2560 था, सॉरी, ठीक है। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, आपका फॉल कर रहा है डेप्रिसिएशन। और अगर मैं रिपेयर्स की बात करूं तो रिपेयर्स के जो एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सपोज फर्स्ट ईयर में 1000 था, फिर सेकेंड ईयर में आप मान लीजिए 1800 हो गया फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ मैं फिगर्स को। नेक्स्ट में आपका 2500 हो गया। तो उनका ये जो इसका एक एडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि फिर क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है और पीएनएल के ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं होता है। क्योंकि इधर क्या होगा, ठीक है, स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो रिपेयर कम है, फिर जैसे जैसे रिपेयर आपका बढ़ रहा है लेकिन आपका जो डेप्रिसिएशन है फॉलो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आपका क्या बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, जिसकी वजह से पीएनएल के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, एज इन केस ऑफ एसएलएम, ठीक है। मैम जी सर। मैम अभी अकाउंटिंग में कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, WDV या फिर SLM? सर WDV ही वैसे मतलब हम लोग जो नॉर्मल जो कंपनीज है 90% कंपनीज जो है वो WDV ही यूज करती हैं। बट वो ये कि टोटली सर ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि कोई इसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए वो कंपनी की अपनी चॉइसेस होती हैं, वो क्या सोच के इस मेथड को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चलो ओके मैम। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, द एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू जीरो वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर सपोज अब आप इसमें भी देखें, ऊपर एग्जांपल में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप करते जाएंगे ना तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी, भले ही 0.20 आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऑड फिगर्स आ रही है ना, तो जीरो नहीं होगी वैल्यू, कुछ और हो सकती है, 0.20 हो सकती है, 2 रुपीज हो सकती है, कुछ भी, बट जीरो नहीं होती, ठीक है। बट एसएलएम में हो जाती है, क्यों, एसएलएम में क्या होता है, इवन फिगर होती है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बुक वैल्यू निकालू सपोज, तो क्या था 20,000 थी ना मेरी वैल्यू, तो फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू क्या बचेगी 16,000, सेकेंड ईयर में क्या बचेगी 12,000, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 0। तो यहाँ पर 0 आ गया एसएलएम में, मतलब एग्जैक्ट 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 0 आ गया यहाँ पर, लेकिन WDV में क्या एग्जैक्ट 0 नहीं आ पाता, क्योंकि ये ऑड फिगर्स बन जाती है ना, हम बैलेंसिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ऑड फिगर्स आती, देखिए यहाँ से अब ऑड फिगर्स आनी शुरू हो गई है 1638.40 इस तरह से। तो इस वजह से WDV की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 0 नहीं हो पाती है, जो रिटन डाउन वैल्यू है, मतलब उसकी जो आप कह लीजिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकती है बुक्स में एज पर द बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा जी सर बोलिए। जीरो तो हो भी सकती है, हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। सर देखिए 99% चांसेस है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू दीज ऑड फिगर्स और पॉइंट्स में भी आ जाता है, ऑड फिगर्स भी आ जाती है, तो नहीं आएगा सर मैडम जीरो। प्रैक्टिकल अप्रोच से देखें हाँ अगर बाय चांस मतलब उसमें आ सकती है, अगर कोई इवन सी फिगर हो और इवन सा परसेंटेज हो, तो उस केस में देखिए मतलब 1% चांसेस है कि आ भी सकता है, बट 99% नहीं आता, इसीलिए देखिए ये स्टेटमेंट, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं होता। अगर यहाँ पर लिखा दी एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो वैल्यू इन द बुक्स, तो ये मतलब एक प्रूवन फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। उसका रीजन भी है ना, आप लोग खुद से देख पा रहे हैं, देखिए वैल्यूज किस तरह से आपकी ऑड फिगर्स होते जा रही हैं, 655 3.60, तो एग्जैक्ट 0 आएगा ही नहीं। आप लोग चाहे तो इसी एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने 5 इयर्स तक चेक किया ना, आप इसको फर्दर इयर्स में आप चेक कीजिए, 0 आएगा ही नहीं। और ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं वो लोग ना, ये वाली वैल्यू की, ये जो इसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, जो रिड्यूस्ड वैल्यूज होती है ना, जो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है, तो इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये 0 नहीं आएगी, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगी WDV के केस, SLM के केस में आ जाती, ठीक है। तो दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये क्या है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको हर साल की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। देयर इज वेरिएशन इन द डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल का डेप्रिसिएशन अलग होता है। नेक्स्ट
द एसेट्स आर नेवर फुल्ली डेप्रिशिएटेड। अगेन वही बात आ गई कि जब ये जीरो नहीं हो सकती तो आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये सिमिलर है, एक ही बात हो गई मतलब इसमें, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, यस। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर कल हम लोग इसको क्या करेंगे, कल हम लोग न्यूमेरिकली एग्जाम्पल की हेल्प से ये जो हमारे मेथड्स हैं, आपको 4 ही मेथड्स पढ़ने हैं जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर स्लाइड में दिखाए थे। तो इन चारों मेथड्स का हम लोग क्या करेंगे कल, इनके इलस्ट्रेशंस करेंगे इन चारों मेथड्स के। इनका तो ये तो इजी है, और इन दोनों की आपको एग्जाम्पल्स तो करने, इनकी आपको अकाउंटिंग भी देखनी है। अकाउंटिंग मतलब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी और इसके लेजर्स कैसे बनेंगे, ठीक है, इन दोनों मेथड्स की। इन दोनों मेथड का आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको देखना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बट इन दोनों में आपको इनका अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए एसएलएम में या इस मेथड में जो अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इधर डेबिट साइड में क्या बैलेंस बचेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। होपफुली कल शायद ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं, कल हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको